नर्स, तुम इन्हें जल्दी से ओटी में लेकर जाओ। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। डॉक्टर अंजलि अपनी सीट से कागज समेटकर जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकली, वहाँ उससे एक महिला टकरा गई जो घबराई हुई थी और बार बार मुंह देखते हुए पीछे देख रही थी। डॉक्टर अंजलि ने उस लड़खड़ाती हुई औरत को पकड़ा और पूछा कि ऐसे कहाँ भाग रही हो, क्या हुआ है। उस औरत ने अपने चेहरे को देखते हुए कहा, मैडम, वहाँ देखिए सामने गैलरी में से हरी साड़ी पहनी जो औरत आ रही है, मुझे उससे बचा लीजिए। डॉक्टर अंजलि ने जैसे सामने से आ रही उस औरत को देखा तो अंजलि भौचक्की रह गई। वह एकटक अपनी तरफ आती हुई उस औरत को देख रही थी। वह औरत घबरा कर अंजलि के पीछे छुप गई थी, लेकिन अंजलि को जाने क्या हुआ कि वह उसे सामने से आते देखकर जड़वत सी खड़ी रह गई। तभी नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर प्लीज ओटी में चलिए, वहाँ सब कुछ रेडी है, उस औरत को बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि जैसे नींद से जागी और इधर उधर देखने लगी। टकराने वाली औरत जाने कहाँ चली गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर अंजलि उसे औरत को देखकर हैरान क्यों रह गई थी। अंजलि से टकराने वाली औरत कौन थी और वह सामने से आने वाली औरत से इतना क्यों डर रही थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर अंजलि वहाँ उस औरत को देखकर भौचक्की खड़ी थी। तभी नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर, उस औरत को बहुत दर्द हो रहा है, सब कुछ रेडी है, आप चलिए। डॉक्टर अंजलि ने इधर देखा, जो औरत उससे टकराई थी वह जाने कहाँ चली गई थी। अंजलि की नज़र सामने से आने वाली औरत पर भी थी, लेकिन उसने नर्स से चलने को कहा। डॉक्टर अंजलि एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट थी और आज उसके पास एक औरत की डिलीवरी का केस था। औरत को लेबर रूम में पहुंचाया जा चुका था और सारी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन इस समय ऐसा कुछ हुआ कि अंजलि उस गर्भवती महिला के बारे में भी भूल ही गई। डॉक्टर अंजलि लेबर रूम में पहुंच गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही अधेड़ उम्र की महिला घूम रही थी। 2.5 घंटे के बाद अंजलि लेबर रूम से फ्री होकर अपने केबिन में पहुंच गई और कुर्सी पर बैठकर उसने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर अंजलि अपनी अलमारी की तरफ जाने के लिए उठी तो उसे पर्दे के नीचे से किसी के पांव नजर आए। अंजलि ने झटके से पर्दा हटा दिया और सामने देखा तो हैरान रह गई। सामने वही महिला खड़ी थी जो उससे केबिन के बाहर टकराई थी। अंजलि ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ कैसे और उस औरत से इतना छुप क्यों रही हो। डॉक्टर अंजलि उसे अपने केबिन में देखकर काफ़ी हैरान थी। उस औरत ने डॉक्टर अंजलि के आगे हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर मैडम, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम प्रीति है। क्यों? और वह जो औरत मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है और वह लड़का करवाना चाहती थी। डॉक्टर अंजलि यह सुनकर गुस्से में आ गई। उसने कहा, आज के दौर में यह औरत अब भी ऐसी बात करती है। लिंग पता करना तो गैर कानूनी है और अवैध है, तो इसे कैसे पता चला कि तुम्हारे पेट में लड़की है। तब उस औरत ने कहा, मैडम जी, दूसरे अस्पताल में पता करवा चुकी है, इसके लिए इसने डॉक्टर को पैसे भी दिए। डॉक्टर अंजलि जैसे फट पड़ी। जाने कब हमारे देश का ये सिस्टम बदलेगा, जाने लोगों की यह सोच कब बदलेगी। डॉक्टर ही पैसे लेकर यह काम कर रहे हैं, इनकी तो शिकायत होनी चाहिए। प्रीति ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, फिलहाल तो मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर मैं घर गई तो यह कल को मेरा अबॉर्शन करवा देगी और मैं घर नहीं गई तो उसके बाद यह मुझे घर में एंट्री नहीं देगी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक लेडी डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं आपके केबिन में छुप गई थी और आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर अंजलि उलझन में थी कि इसकी मदद किस प्रकार की जाए, क्योंकि उसके साथ जो गलत होने वाला था वह उसे घर भेजने के बाद भी हो सकता था। डॉक्टर अंजलि ने उसे अपने केबिन में पीछे पड़ी बेंच पर बैठने को कह दिया। डॉक्टर अंजलि के दिमाग में अभी तक प्रीति की सास का चेहरा घूम रहा था। प्रीति अपने उन गुजरे दिनों में पहुंच गई जब उसकी जिंदगी केवल कष्टों से भरी थी और ना ही तब वह एक डॉक्टर थी। वह तो एक साधारण सी घरेलू लड़की हुआ करती थी। अंजलि के पिता विश्वनाथ शर्मा एक डॉक्टर के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे। वे डॉक्टर की सारी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग और मरीजों की लिस्ट और बाकी के काम भी देखा करते थे। डॉक्टर के लिए वह यह काम सालों से कर रहे थे और वह उस डॉक्टर से इतनी प्रेरित थे कि अपनी इकलौती बेटी अंजलि को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी बेटी अंजलि एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी। अपनी बेटी की ख्वाहिशों से अनजान विश्वनाथ जी अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के ही सपनों पर पानी फिर गया।
विश्वनाथ शर्मा जी अचानक ही लकवे के शिकार हो गए। जब एक दिन वह अपने स्कूटर से डॉक्टर के क्लिनिक के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने शरीर में अजीब सा महसूस हुआ और वह झटके से स्कूटर से जमीन पर ही गिर पड़े। उन्हें गिरते देखकर भीड़ जमा हो गई थी। सब उनसे उनका पता पूछ रहे थे, लेकिन विश्वनाथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लकवे का असर उनके आधे शरीर पर हुआ ही था, जिसके कारण वह खड़े भी ना हो पाए। भीड़ ने जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और उनके फ़ोन से ही उनके घर पर फ़ोन कर दिया। अंजलि की मां रागिनी शर्मा यह खबर सुनते ही बेहोश हो गईं। अंजलि ने भागकर अपनी मां को संभाला और जल्दी से उनके चेहरे पर पानी की छींटे दिए। जैसे ही रागिनी शर्मा ने रोते हुए अंजलि को पिता के बारे में बताया, अंजलि भी रोने लगी और दोनों बताए गए अस्पताल में पहुंच गए। उनके पिता बेड पर लेटे हुए थे और सो रहे थे। वह शायद बेहोश थे क्योंकि उन्हें इंजेक्शन दिया गया था। दोनों माँ बेटी बहुत घबराई हुई थी। तभी वहाँ डॉक्टर ने आकर उन्हें समझाया, आप घबराइए नहीं, वह ठीक हैं। हाँ, उनको लकवा हुआ है। इसके बाद उनको चलने फिरने का कुछ काम करने और बोलने में परेशानी हो सकती है, लेकिन रोज के व्यायाम से इस समस्या को कम किया जा सकता है। इनके डिस्चार्ज से पहले आपको व्यायाम बता दिए जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की थी, जिससे वह ज़्यादा ना घबराएं। घर की इकलौते कमाने वाले इंसान की यह हालत हो गई थी। यह सोच सोच कर भी रागिनी जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में कमाने वाले एक वही तो थे जिनकी कमाई पर घर का खर्च और बेटी की पढ़ाई का बोझ था। जिस डॉक्टर के यहाँ विश्वनाथ जी नौकरी किया करते थे, उन्होंने आकर उस समय रागिनी जी को थोड़े से पैसे देकर मदद की थी। विश्वनाथ जी को जब होश आया तब उन्हें महसूस हुआ कि उनका आधा शरीर जैसे काम का ही नहीं रहा और वह रागिनी जी का चेहरा देखकर रोने लगे। रागिनी जी उनके सिर पर हाथ फेर रही थीं और उन्हें दिलासा दे रही थी कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन विश्वनाथ जी को अंदर ही अंदर घर की फिक्र खाने लगी थी। विश्वनाथ जी 5 दिन के बाद अस्पताल से घर आ गए। अब रागिनी जी डॉक्टर के अनुसार उनके हाथ पैरों की मालिश किया करती थीं और उनको खड़ा करने की भी कोशिश किया करती थी। लेकिन विश्वनाथ जी की तो जैसे हिम्मत ही टूट गई थी। कोशिश के बाद भी वे अपनों पैरों पर जोर नहीं दे पा रहे थे। वो कोशिश करते ही वापस नीचे गिर जाते थे और रागिनी जी बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर बेड पर लिटाती थी। अपने को इस हालत में देखकर वो रागिनी जी से कहते थे, रागिनी, अब तो मुझे ही खुद पर दया आने लगी है। मैंने तो बेटी को डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था। इस साल अंजलि 12वीं के एग्जाम दे रही है और मैं इस हालत में आ गया हूँ। रागिनी जी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सच तो यह था कि रागिनी जी को अब भविष्य की चिंता अंदर ही अंदर सता रही थी। घर में आय का कोई साधन ही नहीं था और अब तो इस किराए के घर का हर महीने का किराया भी उनके लिए मुश्किल था। अंजलि के बोर्ड के एग्जाम थे और उसे अपने पिता की चिंता हो रही थी। रागिनी जी ने उसे समझाया, बेटा, समय वापस लौटकर नहीं आता। यह तुम्हारे एग्जाम का समय है। इस समय तुम एग्जाम पर ध्यान दो। पापा का ध्यान मैं रख लूँगी। अंजलि ने दिन रात पढ़ाई करके अच्छे से बोर्ड के एग्जाम दिए। उसके एग्जाम के बाद एक दिन रागिनी जी को कहीं से पता चला कि दूसरे शहर में एक ऐसी संस्था है जो लकवा के मरीजों का इलाज करती है। यह बात सुनकर रागिनी जी को एक उम्मीद जाग आई और उन्होंने इसके बारे में अपने पति विश्वनाथ जी को बताया। विश्वनाथ जी भी जल्दी से ठीक होना चाहते थे, तो उन्होंने भी जल्दी से वहाँ जाने के लिए कहा। विश्वनाथ जी का इलाज लंबा था और अभी शहर में भी कुछ नहीं था। इसी कारण उनका परिवार उन्हें लेकर पूरी तरह से दूसरे शहर में चला गया। वहाँ जाकर रागिनी जी ने सबसे पहले एक किराए के घर की व्यवस्था की और विश्वनाथ जी को उसे संस्था में इलाज कराने के लिए ले गईं। यह विडंबना ही थी कि वहाँ जाकर पता चला कि इलाज के लिए पहले एक रकम जमा करनी पड़ती है, जो कि रागिनी जी के पास नहीं थी और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस शहर से उस शहर आने में भी इतना खर्चा हो चुका था। अब इस परिस्थिति में उन्होंने परेशान होकर अपना मंगलसूत्र बेच दिया। अंजलि ने कहा, मम्मी, मंगलसूत्र कभी नहीं बेचना चाहिए। आपने मुझे बिना बताए मंगलसूत्र क्यों बेच दिया? मेरे नाम पर जो सोने गहने बनवा कर रखे हैं उन्हें क्यों नहीं बेचा? अभी तो शादी दूर दूर तक नहीं है, जब होगी तो देखा जाएगा। कम से कम ये मेरे पापा के काम तो आते हैं। रागिनी जी ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम्हारे गहने मैं बेच देती तो तुम्हारे पापा को बहुत दुख होता।
उन्होंने कड़ा पसीना बहाकर उनको तुम्हारे लिए जमा किया है। तुम्हारा विवाह उनके लिए एक सपना था। आज जो परेशानी है उसके बाद तो गहने बनाना ही मुश्किल है। इसीलिए तुम यह सब मत सोचो। वैसे भी मंगलसूत्र पहनते पहनते मेरी एक उम्र बीत गई है। तुम्हारा समय तो अभी आना बाकी है। अंजलि अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि इन गहनों में उसके पिता का प्यार और वह उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती थी। किसी तरह से पैसे जमा करने के बाद विश्वनाथ जी का इलाज चल पड़ा। उधर अंजलि ने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर ली, जिससे घर के खर्चे में मदद हो सके, क्योंकि वही तो घर का बेटा थी जिसने उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। विश्वनाथ जी के इलाज का कुछ खास असर नहीं हो रहा था और पैसे भी खत्म हो गए थे। इसी कारण विश्वनाथ जी अपने घर पर आ चुके थे और रागिनी जी घर पर ही उनकी देखभाल कर रही थी। रागिनी जी दिन रात इस चिंता में घली जा रही थी और विश्वनाथ जी अपने परिवार की चिंता में अंदर तक टूट चुके थे। वह बिस्तर पर खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दिन रागिनी जी से कहा, रागिनी, अब वक्त आ गया है कि हम अंजलि की शादी कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बिस्तर से उठ पाऊंगा। मैं अपने सामने अपनी बच्ची की विदाई देखना चाहता हूँ। अच्छा सा घर परिवार देखकर इसकी गृहस्थी बसा दो। मेरा सपना तो इसे डॉक्टर बनने का था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। रागिनी जी तो खुद भी यही चाहती थी और उन्होंने जल्दी से उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही अंजलि के लिए एक लड़का उन्हें मिल गया। लड़के का नाम राघव था और एक ऐप डेवलपर का था। जिस लड़के के पिता काफ़ी पहले बीमारी के कारण गुजर चुके थे और घर में उसकी माँ के अलावा उसका एक छोटा भाई था। परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। रागिनी जी ने सोचा, इससे ज़्यादा अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा, और वह राघव की माँ कुंती देवी से मिले। रागिनी जी को उनसे मिलकर अच्छा लगा और उन्होंने कुंती देवी को अंजलि की फ़ोटो दिखाई तो उन्हें अंजलि पसंद आ गई। उन्हें तो एक घरेलू लड़की ही चाहिए थी और अंजलि को भी घर के सभी काम आते थे। राघव को भी अंजलि पसंद आ गई थी, तो इसके बाद दोनों को एक दूसरे को दिखाया गया और राघव को विश्वनाथ जी से भी मिलवाया गया। सबसे मिलकर विश्वनाथ जी ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन अंजलि यह शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस मुसीबत में वह अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब दोनों को बात करने के लिए कुछ देर के लिए अकेले बैठाया गया, तो अंजलि ने राघव से साफ साफ कहा कि वह शादी के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहती है और उनकी अपने पैसे से मदद करना चाहती है, क्योंकि उसके बाद उसके घर में उसका कोई भाई और बहन ख्याल रखने के लिए नहीं है और पिता इस हालत में नहीं है। राघव ने उसकी बात को मान लिया था और शादी की तैयारी होने लगी। राघव को उसकी बात से कोई परेशानी नहीं थी। फिर वह दिन आया जब विश्वनाथ जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। अंजलि बहू बनकर ससुराल आ चुकी थी और उसने आते ही घर संभाल लिया। अंजलि की सास कुंती देवी थोड़ी सख्त महिला थी। वह अपनी मर्जी के बिना घर में कोई कार्य नहीं होने देती थी और अगर कुछ हो भी जाता तो वह घर को सिर ऊपर उठा लेती थी। अपनी सास कुंती के व्यवहार से अंजलि डरी डरी रहती थी, लेकिन अंजलि अपने माता पिता के लिए बहुत परेशान थी। शादी के कारण उसने जॉब छोड़ दी थी और वह माता पिता की मदद करना चाहती थी। अंजलि के ससुराल जाने के बाद से पिता की तबीयत दिन पर दिन गिर रही थी। एक दिन अंजलि ने राघव से कहा, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मेरे पापा इतने बीमार हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। यह बात उसकी सास कुंती देवी ने सुन ली और वह आंगन में से ही जोर से बोली, आजकल की बहुएं तो बात बात पर मायके जाने का बहाना ढूंढती हैं। एक माता पिता ससुराल में भी तो होते हैं, उनका ख्याल रखना तो इन्हें भाता ही नहीं है। राघव की माँ की बात सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने राघव से कहा, राघव, मेरे तो पिता बहुत बीमार हैं, क्या मैं उन्हें देख भी नहीं सकती? राघव खामोश खड़ा था। वह अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, न ही वह अंजलि से कुछ कह रहा था। एक दिन राघव और अंजलि बाजार में, तो राघव चुपके से अंजलि को उसके माता पिता से मिलवा कर ले आया और इस बात का जिक्र उसने घर में नहीं किया। एक दिन अंजलि की माँ रागिनी जी का फोन आया। उस समय अंजलि किचन में आटा गूंथ रही थी। अंजलि की सास ने रागिनी जी का कॉल रिसीव कर लिया। रागिनी जी ने उनसे कहा, आप कैसी हैं समधन जी? उस दिन अंजलि आई थी तो बता रही थी कि आपका पैर फिसल गया था। आप ठीक तो हैं ना? रागिनी जी जानती ही नहीं थी कि यह बात उसकी सास को पता नहीं है।
यह बात सुनते ही कुंती देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने फोन काट कर घर में चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका चिल्लाना सुनकर अंजलि के हाथ कांपने लगे। अंजलि की सास कुंती जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, अब तो मुझसे चोरी भी रखी जाने लगी है। मेरे बेटों को अपना गुलाम बना लिया है और बाजार जाने के बहाने से चुपके से अपने घर लेकर जाती है। हिम्मत तो देखो कि मुझसे मेरे घर में ही झूठ बोला जा रहा है। आने दो आज राघव को, इसके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ मैं। अंजलि डर के मारे बहुत देर तक रसोई से बाहर नहीं निकली। उसकी सास उसके रसोई से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आधा घंटे में ही राघव आ गया। राघव जैसे ही घर में दाखिल हुआ, कुंती देवी उसे देखते ही छाती पीटने लगी। मैंने तुझे क्या यह दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि मेरा अपना खून मुझसे झूठ बोलेगा? छोटा तो विदेश जाकर बैठ गया है और तू यहाँ जोरू का गुलाम बन गया है। मेरे तो दोनों ही सिक्के खोटे हो गए। कुंती देवी छाती पीट पीट कर रो रही थी और भर भर कर अपनी बहू को बद्दुआ दे रही थी। राघव ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे उस घर में जाते ही ऐसा माहौल मिलेगा। वह आगे बढ़ा और उसकी नज़र अंजलि की तलाश में लगी तो कुंती देवी ने कहा, उसे ही ढूंढ रहा है ना? वह तो कब से किचन में छुपी बैठी है। राघव ने कहा, माँ, अपने उस जाने से मना कर दिया था और उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं क्या करता? अब उसकी तरफ भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी है। यह सुनकर कुंती देवी और भी बौखला गईं और दंदनाती हुई किचन में पहुंचकर अंजलि को खींचते हुए बाहर लेकर आईं। अंजलि की बाह में दर्द हो रहा था, लेकिन सास बेदर्दी से खींच रही थी। उसे बाहर लाकर कुंती देवी ने जमीन पर धक्का दे दिया। यह देखते ही राघव उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। कुंती देवी ने कहा, माँ की फिक्र नहीं, लेकिन 2 दिन की आई इस औरत की फिक्र है तुझे। अरे अगर इसका बाप बीमार है तो तेरी माँ भी तो बीमार हो सकती है। मुझे नहीं पता था ये लड़की ऐसी निकलेगी। राघव चुपचाप अंजलि को उठाकर उसके कमरे में ले गया, लेकिन उसके बाद से कुंती देवी की आंखों में उनकी बहू अंजलि और भी ज़्यादा चुभने लगी। आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर कुंती देवी उसे झगड़ने लगती थी। यहाँ तक कि अब तो वह अंजलि से गाली गलौज भी करने लगी थी। और यह सब होते होते अंजलि की शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन अंजलि ने कभी भी अपने घर पर अपने साथ होते अत्याचार की खबर नहीं दी। राघव ने देख लिया था अपनी माँ के खिलाफ बोलने से घर का माहौल और भी खराब हो रहा है, इसीलिए वह चुप रहने लगा। लेकिन यह बात अंजलि को नागवार गुजरती थी। उसका पति ही उसका साथ नहीं देता था। अब तो कुंती देवी ने उसे बांझ कहना भी शुरू कर दिया था। वह हर रोज ताने दिया करती थी, 1 साल हो गया और इसने एक बालक भी पैदा नहीं किया। अब तो दूसरे की तैयारी होनी चाहिए थी। अरे इसमें गुड़ ही कौन सा है, कम से कम बच्चा तो पैदा कर देती। अब तो अंजलि के सीने में सास के यह शब्द जहरीले तीर की तरह चुभते थे और हर रोज अंजलि इससे घायल होती थी। राघव दोनों को ही अनदेखा करने लगा था। वह अपनी माँ से कुछ कहने से बचता था और अंजलि से कहता था कि वह सबको अनदेखा कर दे। एक दिन पड़ोस की एक महिला हाथ में मिठाई लेकर उनके घर आई और कहने लगी, कुंती देवी, तुमने तो खुशखबरी नहीं सुनाई, तो हमने सोचा हम ही सुना दें। मेरे यहाँ पोता हुआ है। यह सुनकर कुंती देवी मन ही मन जलने लगी। अंदर ही अंदर वह क्रोध से उबल रही थी। जैसे ही वह औरत वापस गई, कुंती देवी अंजलि के कमरे में जाकर उस पर बरस पड़ी। हाँ हाँ, यहाँ बैठी आराम से टीवी देख और मैं दुनिया भर के पोतों की मिठाई खाऊं। बच्चा कब पैदा करेगी? अंजलि सुबक सुबक कर इन शब्दों से छलनी होकर रो रही थी। उसे खामोश रोते देखकर कुंती देवी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने राघव के आते ही उसने कहा, अपनी बीवी को साफ साफ कह दे, या तो बच्चा पैदा करे वरना अपने घर चली जाए। राघव यह सुनकर फटी आंखों से अपनी माँ को देख रहा था। उसे अपनी माँ से कहा कि वह कल को ही अंजलि को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएगा। अगले दिन ही राघव अंजलि को लेकर डॉक्टर के यहाँ चला गया। डॉक्टर ने अंजलि के कुछ टेस्ट वगैरह करवाए और अगले दिन फिर बुलाया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, अंजलि को पीसीओडी है, जिसके कारण वह कंसीव नहीं कर रही है। इसके लिए उनकी दवाइयाँ चलानी पड़ेगी और खाने पीने में बहुत ध्यान करना पड़ेगा। घर जाते ही राघव की माँ दरवाजे पर बैठी मिली और उसने दरवाजे पर ही पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? राघव ने कहा, माँ अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर आते ही कुंती देवी ने फिर से वही सवाल किया तो राघव ने जैसा डॉक्टर ने बताया था वैसा अपनी माँ को बता दिया। कुंती देवी गुस्से से लाल पीली होकर बोली, साफ साफ
क्यों नहीं कहता कि इसे बांझपन की बीमारी है? यह कहाँ अब बच्चा पैदा करेगी? मुझे तो इस पर पहले ही शक था। चल, आज इसे घर के बाहर फेंक। राघव ने अंजलि को कमरे के अंदर जाने को कहा। रोती हुई अंजलि कमरे के अंदर चली गई और बाहर राघव अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश करता रहा। कुंती देवी के दिमाग में रह रहकर यही बात घूम रही थी। रात को फिर से कुंती देवी ने घर में हंगामा कर दिया। जब उसने राघव को कहते सुना कि अब से अंजलि तला भुना खाना नहीं खाएगी। अंजलि की सास को राघव का फिक्र करना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, अब इस गाय को क्या मुफ्त की रोटी खिलाते रहेंगे? ध्यान तो ऐसे ही रख रहा है जैसे इसके बाद यह बच्चा पैदा कर देगी। अरे मैं कह रही हूँ ना कि यह बीमारी बांझपन की है। इस बात पर राघव अपनी माँ पर जोर से चिल्ला पड़ा। यह सुनकर कुंती देवी रो रो कर कहने लगी, देखा, आज बीबी का हितैषी हो गया है, माँ पर चिल्ला रहा है। कुंती देवी आंगन में छाती पीट पीट कर रो रही थी और राघव उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर कमरे में चला गया था। मगर कुंती देवी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। राघव के बने हुए ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अभी तक उसके ऐप का टेस्ट चल रहा था और राघव कमरे में लैपटॉप पर उसे चेक कर रहा था। तभी उसके बॉस का कॉल आया और उसे ऑफिस जाना पड़ा। शाम के 4 बजे थे। कुंती देवी को तो जैसे मौका ही मिल गया था। उसके जाते ही कुंती देवी ने आओ देखा ना ताओ और अंजलि को बाहर घसीटते हुए ले आई। उसने अंजलि को दरवाजे से बाहर धक्का देकर कहा, निकल यहाँ से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। मेरे बेटे की जिंदगी खराब मत कर, निकल जा यहाँ से। अभी तक सूरज सर पर भी चढ़ा था। सब लोग गर्मी के कारण घर में बंद थे। कुंती देवी ने तो उसे बाहर निकालते ही दरवाजा बंद कर लिया था। अंजलि का फोन भी घर के अंदर था और उसे समझ नहीं आ रहा था राघव को कैसे फ़ोन करे। उसने एक पड़ोसी के घर जाकर किसी बहाने से राघव के फ़ोन पर फ़ोन किया, लेकिन राघव एक अर्जेंट मीटिंग में था। उसने वह फ़ोन नहीं उठाया। अंजलि परेशान थी क्योंकि सास ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। पड़ोसी के घर से आकर वह फिर से दरवाजे पर ही बैठी थी, लेकिन अब लोग बाहर निकल रहे थे और उसको देख भी रहे थे। अब अंजलि के पास कोई रास्ता नहीं था। वह रोते हुए उठकर अपने घर चली गई। पूरे रास्ते में लगातार रो रही थी। सास की कड़वी बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। उसे सास के शब्द याद आ रहे थे, तू बांझ है, मेरे बेटे की जिंदगी खराब मत कर। अंजलि घर गई और उसने अपनी माँ को यह सारी कहानी बता दी। पिता अंदर कमरे में बिस्तर पर थे और बाहर बात करती माँ बेटियों की बातें उनके कानों तक भी पहुँच गई थी। इतनी बड़ी बात सुनकर विश्वनाथ जी को दिल का दौरा पड़ गया। बाहर बैठी अंजलि अंदर से उनकी घिघियाती आवाज़ सुनकर दौड़ी। दोनों ने अंदर जाकर देखा कि वह छत की तरफ देख रहे थे। घबराकर अंजलि ने सांस चेक करके देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। अंजलि अपने को कोसते हुए रो रही थी, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी जान ले ली। मैं घर क्यों आई? मुझे घर नहीं आना चाहिए था। इसी सदमे में आप चली गईं। उधर राघव ऑफिस से आकर जब घर आया तो उसे अंजलि घर नहीं मिली। उसने अपनी माँ से पूछा तो कुंती देवी ने कहा कि उसने अंजलि को घर से निकाल दिया है। राघव ने ये सुनते ही अंजलि के घर की तरफ दौड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि अंजलि के पिता की पत्मृत्यु हो गई है। अंजलि ने रो रो कर राघव से कहा कि यह सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। मेरे इस तरह घर आने का दुख मेरे पिता से सहा नहीं गया। अंजलि के पिता का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और कुंती देवी उसके घर देखने तक नहीं आई। 3 दिन बाद जब राघव ने उसे घर जाने के बारे में कहा तो अंजलि ने साफ कह दिया, अब मैं घर कभी नहीं आऊँगी। तुम्हारी माँ मुझे बांझ कहती है। अब तुम अपनी ज़िंदगी जीना और मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। अब मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी। कुछ दिन गुजारने के बाद भी राघव ने उसे घर चलने की बहुत जिद की, लेकिन अब अंजलि जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रागिनी जी ने अंजलि को समझाया कि बेटा अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन अंजलि तो जैसे कसम खा चुकी थी। राघव के रोज रोज मनाने से तंग आकर अंजलि ने उससे तलाक मांगा और जब राघव ने तलाक देने से इनकार किया तो अंजलि ने अपनी माँ से कहा, हम अपने पुराने शहर वापस चले जाएंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। रागिनी जी को भी अब शहर बुरा लगने लगा था। दोनों माँ बेटी ने वह शहर छोड़ दिया और राघव से छुपकर अपने पुराने शहर वापस चली गईं। अंजलि अपने केबिन में बैठी कुर्सी पर आंखें बंद करके यह सारी बातें याद कर रही थी। बुरी यादों का एक एक लम्हा उसकी आंखों से
आंसू बनकर गिर रहा था। तभी कोई उसके केबिन में घुसा। झटके से दरवाजा खुलने की आवाज़ से अंजलि ने आंखें खोलकर सामने देखा तो अंजलि की सास कुंती देवी खड़ी हुई थी, जो उसे फटी आंखों से देख रही थी। कुंती देवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी बड़ी बहू अंजलि डॉक्टर बनी बैठी थी। कुंती देवी के मुंह से निकल गया, तू डॉक्टर कैसे बन गई? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, जिसे ढूंढ रही हो उसका मुझे पता है, लेकिन मुझे इस कुर्सी पर देखकर हैरान क्यों हो? जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। कुंती देवी हैरत से अंजलि को देख रही थी। उसका तो जैसे मुंह ही सिल गया था। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं डॉक्टर कैसे बनी। पर्दे के पीछे बैठी प्रीति यह सारी बातें हैरान होकर सुन रही थी। वह भी जानना चाहती थी आखिर इस डॉक्टर और उसकी सास का क्या रिश्ता है। अंजलि ने अपनी सास को शहर छोड़ने के बाद की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने दूसरे शहर जाकर घर खर्च के लिए जॉब तलाश ली। एक दिन रागिनी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अंजलि रागिनी जी को लेकर हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर उन्हें वही डॉक्टर मेहता मिल गए जिनके यहाँ अंजलि के पिता असिस्टेंट का काम किया करते थे। अंजलि की माँ को देखकर उन्होंने पहचान लिया और उनके हाल चाल के बारे में पूछा। विश्वनाथ जी की मृत्यु के बारे में सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ जैसा ईमानदार आदमी इस दुनिया में आजकल नहीं मिलता। रागिनी जी ने उन्हें अंजलि के साथ जो हुआ उसके बारे में भी बताया। तब डॉक्टर ने कहा, बेटा अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, अब तुम्हें पापा के सपने पर ध्यान देना चाहिए। अंजलि ने कहा कि उसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा विश्वनाथ के मुझ पर कर्ज है। जब वो बीमार था तो मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम लोग वह घर छोड़कर दूसरे शहर जा चुके थे। अब मैं विश्वनाथ का वह कर्ज उतारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद वह डॉक्टर साहब अंजलि की मदद करने लगे। अंजलि ने भी जी जान लगाकर पढ़ाई की और नीटू की परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद अंजलि ने एमबीबीएस की तैयारी करना शुरू कर दिया। टॉपर बनने के बाद वैसे भी वह मेरिट में आ चुकी थी और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल चुका था। खर्चे बहुत ही कम थे, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब ने उसकी माँ और उसका खर्च उठाया। अपनी सास की बात याद आते ही अंजलि ने तय कर लिया था कि वह एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट बनेगी। अंजलि ने कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में वह गायनोकोलॉजिस्ट बन गई। उसे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई जो उसके पति के शहर में था। लेकिन अब अंजलि को कोई डर नहीं था, क्योंकि कई साल हो चुके थे और इतने सालों में राघव से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। अंजलि के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसकी सास हक्की बक्की खड़ी हुई, उसका मुंह देख रही थी। अंजलि ने कुंती देवी के चेहरे को देखकर कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुमने सोचा होगा कि मैं रो रो कर राघव की याद में जीवन काट दूंगी, लेकिन जरा देखो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। कुंती देवी की हालत ऐसी थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने में उसको प्रीति का ख्याल आया और उसने कहा, मैं यहाँ अपनी बहू को ढूंढने आई हूँ। किसी ने उसको यहाँ अंदर आते देखा था। अंजलि ने कहा, वह भी मैं जानती हूँ, लेकिन अब तुम भी एक बात जान लो कि अगर तुमने प्रीति का गर्भपात कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अपनी बहू के हाथों जेल जाना कैसा लगेगा? कुंती देवी हैरान थी कि अंजलि प्रीति के बारे में जानती थी। कुंती देवी ने तुरंत कहा, अब तू मेरी बहू नहीं है, ज़्यादा बहू बनने की कोशिश मत कर। अंजलि ने हंसकर कहा, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि राघव से मेरा तलाक नहीं हुआ था। आज भी मैं उसकी पत्नी हूँ। कुंती देवी की अकड़ कम नहीं हो रही थी। तभी उसे कमरे में एक शख्स और आया, जिसके देखकर अंजलि की आंखें भीग गईं। सामने राघव खड़ा था। राघव अंजलि को देखते ही ठहर सा गया। पर्दे के पीछे से प्रीति बाहर आ चुकी थी। राघव इतने सालों बाद अंजलि को डॉक्टर के रूप में देखकर अचंभे में था और उसकी आंखें बहने लगी थी। कुंती देवी ने तपाक से कहा, राघव जल्दी से मानव को फ़ोन कर, उसकी बीवी अपने हाथ से बाहर जा रही है। मैंने पहले ही कहा था कि लड़की होगी तो उसको गिराना पड़ेगा। राघव ने सख्त आवाज़ में कहा, माँ बहुत हो गया, आप हमेशा दूसरों को दुख देती रही, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे जैसे ही पता चला कि आप प्रीति को लेकर हॉस्पिटल आई हैं तो मैं दौड़ा चला आया। मैं आपको उसके साथ यह करने नहीं दे सकता। अंजलि को राघव को ऐसा कहते देखकर मन ही मन खुशी हो रही थी। जो
आज राघव कर रहा था उसकी उम्मीद कितने साल पहले अंजलि ने राघव से की थी। ऐसा करने में बहुत साल लग गए। कुंती देवी राघव को घूर रही थी और ऐसा करते देखकर अंजलि ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह हॉस्पिटल है और यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा, और खबरदार जो इस लड़की का वर्षन करवाया गया, वरना पुलिस लेकर मैं आपके घर आऊंगी। राघव ने भी प्रीति से कहा, प्रीति तुम डरो मत, घर चलो, तुम्हारे साथ यह कुछ नहीं कर पाएगी। अंजलि ने प्रीति को जाने का इशारा किया क्योंकि वह जानती थी कि अब वाकई राघव उसके साथ कुछ नहीं होने देगा। कुंती देवी गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और प्रीति भी पीछे चली गई। राघव ने भी धीरे धीरे केबिन से बाहर कदम बढ़ा दिए। अंजलि आंसू भरी आंखों से राघव को जाते हुए देख रही थी। अंजलि की निगाहें दरवाजे पर ही टिकी थी, लेकिन 2 मिनट बाद राघव आया और उसने कहा, अंजलि अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई जगह खाली है तो उसे भरने का मुझे एक आखिरी मौका दे दो। इतने सालों में तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं भर सका है। अंजलि यह सुनकर कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी हो गई और नज़र झुकाकर रोने लगी। उसने अपने पति से जब यह शब्द सुने तो वह खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसने तो सोचा था कि राघव ने अपना घर बसा लिया होगा। राघव ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा तो अंजलि ने कहा, मैंने भी आपकी जगह किसी को देने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनकर राघव ने अंजलि की तरफ अपनी बाहें फैला दी और अंजलि उसके गले से लग गई। राघव ने अंजलि के आंसू पोंछकर कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत बार अपनी माँ का साथ दिया। मैंने सही समय पर अपनी माँ का विरोध किया होता तो आज हम दोनों साथ होते। अंजलि ने राघव को उसके किए के लिए माफ़ कर दिया था क्योंकि राघव को दिल से उसकी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।